डेट फंड, गोल्ड फंड, फंड ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फंड, कंजर्वेटिव, हाइब्रिड फंड। आज की तारीख में इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन ये है कि इन सभी में 3 साल के निवेश के बाद होने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहलाता था और इन पर टैक्स था 20% विथ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन की वजह से निवेशकों को कमाई या मुनाफे पर कम टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन अब इन सभी से ये इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। क्यों, कैसे, किंतु परंतु सब समझेंगे विस्तार से और आसान भाषा में। शुरू करते हैं। 24 मार्च को सरकार ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पारित किया और उसमें एक संशोधन, जिसे अंग्रेजी में अमेंडमेंट कहते हैं, म्यूचुअल फंड से भी जुड़ा हुआ था। इस अमेंडमेंट के मुताबिक वो म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें इंडियन इक्विटी में निवेश 35% से कम होता है, वहां इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब किस तरह के फंड्स में इक्विटी में निवेश 35% से कम होता है? सभी तरह की डेट स्कीम में। हाइब्रिड कैटेगरी में चेक कीजिएगा तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड और मल्टी एसेट फंड और गोल्ड फंड भी। तो इनमें से तो इंडेक्सेशन बेनिफिट जाना तय हो गया, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल फंड और फंड ऑफ फंड्स और साथ ही गोल्ड फंड, इनमें से भी इंडेक्सेशन बेनिफिट हट गया क्योंकि इनका टैक्स ट्रीटमेंट डेट फंड की तरह होता है। यहाँ पर क्विकली समझ लेते हैं कि इंडेक्सेशन की वजह से निवेशकों को कैसे फ़ायदा होता था। मान लीजिए कि आपने एक डेट फंड में निवेश किया और उसको 3 साल तक होल्ड किया, मतलब कि होल्डिंग पीरियड जो आपकी है वो 3 साल की या उससे ऊपर की है, 3 साल से ऊपर की है समझ के चले। और इस पीरियड में महंगाई दर रही 5%, तो आप 20% टैक्स भरेंगे रिटर्न और महंगाई दर के डिफरेंस पर, मतलब 8 - 5 यानी 3%। तो आपका टोटल टैक्स होगा 20% इंटू 3 इज इक्वल टू 0.6% और आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न हो जाएगा 7.4%। अब आप पूछेंगे कि अब इन फंड्स में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? वही जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर लगता था, इन फंड से होने वाला मुनाफा आपकी कमाई में जुड़ेगा और फिर आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उस हिसाब से टैक्स लगेगा। मतलब ये कि डेट फंड्स और बाकी जो नाम बताए हैं आपको, उनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया है। अहम बात, अमेंडमेंट बिल के पेज 7 में लिखा हुआ है कि टैक्सेशन का नया रूल 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसलिए ये अज्यूम किया जा रहा है कि इसके पहले जो आपका निवेश है डेट फंड्स में या फिर बाकी सारे जो नाम बताए हैं उसमें, वहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा निवेशकों को। 1 अप्रैल के बाद वाले निवेश में ये बेनिफिट गायब हो जाएगा। और अगर आपके निवेश की तारीख 31 मार्च 2023 तक की है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन के लिहाज से 3 कैटेगरी बन गई है। पहली कैटेगरी म्यूचुअल फंड होल्डिंग मोर दैन 65% इन इंडियन इक्विटी ETF और इक्विटी फंड्स। इस कैटेगरी में टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनमें इक्विटी फंड वाला टैक्सेशन जारी रहेगा। 1 साल से कम होल्डिंग पीरियड तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा 15% का। 1 साल से ऊपर की अगर होल्डिंग है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की देनदारी आपकी बनेगी 10% की, वो भी 1 लाख से ऊपर की कमाई पर। दूसरी कैटेगरी म्यूचुअल फंड होल्डिंग लेस दैन 65% और मोर दैन 35% इन इंडियन इक्विटी ETFs। यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं। यहाँ डेट फंड के पुराने टैक्सेशन नियम लागू होंगे। 3 साल से कम की होल्डिंग पीरियड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से और 3 साल से ऊपर के होल्डिंग पीरियड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% विथ इंडेक्सेशन। इसमें आपके लिए है बैलेंस्ड हाइब्रिड कैटेगरी। अगर आपको मुनाफे पर लगने वाले टैक्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट चाहिए ही तो ये आपके लिए एक विकल्प अभी है आपके सामने। तीसरी कैटेगरी म्यूचुअल फंड होल्डिंग लेस दैन और इक्वल टू 35% ऑफ इंडियन इक्विटी और इंडियन इक्विटी ETFs, और सारा रहता इसी कैटेगरी में फैला है। यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं है, बस टैक्सेशन है कमाई पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब अहम सवाल, इस बदलाव के बाद क्या आपको यानी एक रिटेल निवेशक को डेट फंड में निवेश करना चाहिए? देखिए, ये तो तय है कि हम जो ये कहते थे कि 3 साल से कम के लिए निवेश करना है तो डेट फंड में लगाओ, यहाँ आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न बेहतर मिलता है। किसकी तुलना में? बैंक FD की तुलना में। अब ये कहना काफ़ी हद तक सही नहीं होगा। तो क्या बैंक FD जैसे रिटर्न के लिए डेट फंड में रिस्क लेना चाहिए आपको? ये सही होगा? तुलना करते हैं। हालांकि डेट फंड में नियम बदल गए हैं, लेकिन वन थिंग यू हैव टू नोटिस इज दैट इन द केस ऑफ बैंक FDs यू हैव टू पे द टैक्स ऑन एन
एक्रूअल बेसिस मतलब इंटरेस्ट आपको एफडी का टेन्योर ख़त्म होने के बाद मिलेगा, लेकिन एक फाइनेंशियल साल में जितना इंटरेस्ट बना है उस पर तो आपको टैक्स देना होता है। लेकिन डेट फंड्स के केस में द टैक्सेशन विल बी एट द टाइम ऑफ विथड्रॉल। विद दिस लॉजिक डेट फंड्स हैव एन एडवांटेज ओवर एफडीज। अगर आप डेट फंड में मंथली निवेश यानी एसआईपी करते थे या शुरू करने की सोच रहे थे तो वो सहूलियत आपको शायद एफडी में नहीं मिलती है, वहाँ पर आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ता है। लिक्विडिटी यानी कभी भी पैसे निकालने की सुविधा बिना पेनल्टी भरे, ये डेट फंड में है। बैंक एफडी की तुलना में सेफ्टी की बात करें तो बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर 5 लाख है, जबकि इस तरह का कोई भी कवर डेट फंड में आपको नहीं मिलता है। साथ ही डेट फंड में इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट डाउनग्रेड रिस्क, डिफ़ॉल्ट रिस्क, ये सब होता है। आपको डेट फंड में डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा जो कि एक बैंक एफडी में नहीं होगा। तो देखिए, डेट फंड में नए निवेश के बारे में आपको एक बात और बताते हैं और ध्यान सुनिएगा ज़रा। ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट का पीक हो चुका है, यहाँ से अब गिरावट देखने को मिल सकती है। अब फिक्स डिपॉजिट में आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं आज की तारीख में, अभी जो भी एफडी का रेट है उसे लॉक कर लीजिए। मान लीजिए कि 7% पर आप 3 साल के लिए लॉक कर देते हैं। पर अगर कोई मीडियम ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड लेता है तो वहाँ 24 से 30 महीने में उस प्रोडक्ट पर 8.5% या 9% बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्यों? उसकी YTM ऑलरेडी 7.5% पर है, 50 बेसिस पॉइंट एफडी से ऊपर, प्लस जब रेट्स गिरेंगे तो इस डेट प्रोडक्ट में कैपिटल गेन्स आएगा। तो रिटेल निवेशक अभी भी यानी 1 अप्रैल के बाद भी इसमें निवेश कर सकता है और कमाई कर सकता है। लेकिन पहली बात ये कि ये रिटर्न गारंटीड नहीं है, और दूसरी बात, जिन रिटेल निवेशक को इसमें से कब एग्जिट करना है ये नहीं समझ आएगा तो इंडेक्सेशन वाले बदलाव के बाद दे शुड स्टे अवे फ्रॉम डेट फंड्स एट लीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। वेरी क्लियर एडवाइस। बदलाव के दायरे में गोल्ड फंड भी आया है, तो क्या आगे चलकर इसमें निवेश करना चाहिए? यहाँ अब निवेश का मतलब नहीं बनता, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल रहा है और गोल्ड फंड में नहीं। लेकिन अगर गोल्ड में निवेश करना ही है तो SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेहतर विकल्प होगा। बदलाव के दायरे में एक और भी फंड आया है, इंटरनेशनल फंड। तो वहाँ पे क्या करें? देखिए, यहाँ निवेश आप इंडेक्सेशन के लिए कम करते थे, डाइवर्सिफिकेशन के ध्यान में रखकर ज़्यादा करते हैं, और इंटरनेशनल इक्विटी में निवेश किसी और तरीके से करना रिटेल निवेशक के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसमें नया निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये जो पूरे बदलाव हुए हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट को लेकर, उसके बारे में हमने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अभी भी कोई सवाल अगर जहन में है तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।